नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार प्रारंभ अकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग कल 69 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के पहले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग ने 1 से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज हम लोग 101 नंबर से आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पहला जो प्रश्न 101 नंबर में है वो पॉलिटिक्स है और वो कहता है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली जो है यह भारत में न्यायपालिका जो जज होते हैं उसके नियुक्ति को लेकर किया गया है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उसके लिए मामला किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग का पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली में एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है कि भारत का जो कॉलेजियम वर्तमान का प्रणाली है वो 4+1 है, यानी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। संसद ने विधि द्वारा इस कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, ये कथन नंबर 2 गलत है। भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है वो जजों को अपने द्वारा निर्णय द्वारा बनाया गया। जैसे कि फर्स्ट जज केस है वो 1982 में आया था। इसमें कहा गया था कि कॉलेजियम में जो मुख्य न्यायाधीश अपना किसी न्यायाधीश को नियुक्ति के लेके जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर 1992 सेकेंड जज केस 1993 में आया। इसमें 1+2 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीश के पीठ ने निर्णय दिया था कि जो राष्ट्रपति का के लिए जो सलाह होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बाध्यकारी होगा और 1+2 कॉलेजियम प्रणाली होगा। फिर 1998 में थर्ड जज केस में इसको बदल दिया गया और 1998 जो थर्ड जज केस था उसमें 1+4 सिस्टम लागू करने एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश को मिला के कॉलेजियम प्रणाली चलेगा और तब से चल लेकर अब तक चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने 2014 में जब इंडिया गवर्नमेंट आए थे तो उसने NJAC 1999 संविधान संशोधन लाया था। उसके तहत NJAC गठन किया था जिसमें न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा था। याद रखिए कि इसको संसद ने नहीं बनाया। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होता है, ये बात हम अभी बताए थे। और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में किए थे। ये गलत है। PN भागवती का इसका नहीं हुआ। PN भागवती का संबंध किस चीज से है? तो वो थे जनहित याचिका से शुरू किए थे PN भागवती, तो इसका इससे संबंध नहीं है। फर्स्ट जज केस कब हुआ था? तो 1982 में। तो ये 2 और 4 मेरा गलत है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर करें कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 हम लोग का सही है, तो आंसर इसका 1 और 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत का 42 अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में आया था जो आपातकाल के आसपास आया था। तो 1976 में आपातकाल के दौरान कहता है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था। ये कथन बिल्कुल सही है कि इसने समाज का खोजना है कि विचार कीजिए। तो इसमें ये कथन बिल्कुल सही कहा था। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य। गलत। शुरुआत में हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 1972 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, 8 मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये गलत है। और तीसरा कथन कह रहा है कि इसने संविधान DPSP के तहत 39A, 43A और अनुच्छेद 47 नहीं 48A को ऐड किया गया था। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो किसी आर्टिकल के बगल में यदि कैपिटल अक्षर में ABCD लिखा है तो वो समझिएगा अमेंडमेंट की तरफ जोड़ा गया। जैसे 43A है, 43B है, 29A है, तो ये सब जो है या 55A है जिसमें कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो ये सब अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। और जो स्मॉल लेटर में बगल में लिखा रहता है तो उसके बारे में सोचिएगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उपभाग, जैसे 16 का A, 16 का 1 का A, 16 का 1 का B, 16 का 1 का C है, तो ये सब संविधान का ही उपभाग है। और लेकिन जो 39A है, 43A है, 48A है, ये सब अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। तो ये चीज़ गलत है कि ये चीज़ जोड़ा गया। तो मेरा 2 और 3 गलत हो गया। और 39A में क्या चाहिए था? निःशुल्क न्याय जो है सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। 43 में हमें उद्योग में प्रबंध में
जो उद्योग धंधा है उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें लेबर लोग का, श्रमिकों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। और जो 48 जोड़ा गया था उसमें कहा गया था कि राज्य जो है जंतु, पशु, पक्षी और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। तो ये मेरा 2 और 3 गलत है। और 4 में इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव परामर्श से राज्य के विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बात सही है कि जो राष्ट्रपति का जो है चुनाव आयोग के परामर्श से इस अधिकार दिया गया था कि वो राज्य के विधानसभा और मंडल के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ इसमें कह रहा है कि तो मेरा क्या हो गया कि कौन सा कथन गलत है। तो मेरा 2 और 3 कथन गलत है। अगला है कि समुदाय को जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1960 में लोकूर समिति, आप लोग याद रखिएगा, लोकूर समिति का गठन किया था। इसी लोकूर समिति इसलिए कि आदिवासियों के या जनजातियों को कैसे पहचान किया जाए उसके लिए कुछ संकेत बताया, उसमें आदिम लक्षण बताए थे, विशेष संकीर्ति बनाए थे, बड़े पैमाने पर उसका संपर्क नहीं, हम लोग से आम आदमी संपर्क नहीं हो, और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव बताए थे। इसके उपयुक्त सभी है। इसी में याद कीजिएगा कि जो भूरिया समिति है 1996 में बनी थी। यह भूरिया समिति की सिफारिश पे पेशा एक्ट लागू किया गया था आदिवासी क्षेत्र में। PESA है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, पेशा को एक्ट किया था 1996 में। और ढेबर आयोग PVTG जो PVTG है जिसमें हमारे 75 आदिवासी जनजाति समूह को शामिल किया गया, उसके लिए 1960 में ढेबर आयोग का गठन किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि इसका आंसर मेरा क्या होगा 1, 2, 3 सभी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार संविधान किस संविधान से लिखित? मौलिक अधिकारों का विचार हम लोग के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो आयरलैंड से है उससे DPSP लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग और क्या लिए थे? तो प्रस्तावना लिए थे। हालांकि प्रस्तावना की भाषा हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे हम लोग मौलिक अधिकार। मूल कर्तव्य रूस से लिए थे। DPSP आयरलैंड से लिया गया। अमेरिका से हम लिए थे न्यायिक पुनर्विलेखन लिए थे। उपराष्ट्र का ट्रस्टी का पद लिए थे। महाभियोग लिए थे। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसका अधिकार, ये सब US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। आयरलैंड से DPSP। कनाडा से हम लोग लिए थे राज्यपाल का पद, कि राज्यपाल जो है सो कैसा रहेगा उसका लिए, उसको लिए हम लोग कनाडा से लिए थे। शक्तियों का विभाजन जो हम लोग का आर्टिकल 246 के तहत किया गया है 3 सूची में, वो भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन और अवशेष शक्तियों केंद्र के पास। संसदीय व्यवस्था हमने लिया था इंग्लैंड से, लेकिन संघीय व्यवस्था हम लिए थे कनाडा के तौर पे। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 20 संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन 105 नंबर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद अस्पृश्यता आती है? छुआछूत का निवारण किया गया। छुआछूत के लिए हम लोग आर्टिकल 17 का चूज करते हैं। और इसके लिए संसद ने एक कानून भी बनाया था 1955 में, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955। संविधान ने, संसद ने इसके लिए कानून भी बनाया था। आर्टिकल 14, 15 विधिक समक्ष समानता, ये विधिक समान संरक्षण, और 15 जो है और 22 ये सब मूल अधिकार के तहत प्रदान किए गए हैं। आगे है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संसद ही जो है विधि बनाकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के जो कॉलेजियम पढ़ने के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के सलाह पे। हालांकि शपथ सिर्फ उसको राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और उसका न्यायाधीश कितना होगा इसको संसद करते हैं नियुक्ति। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारा वो टोटल 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट होता है उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायाधीश की संख्या होती है। अगला है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह लोगों को शासन हितों की समझती है? 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची हमारा बनाया गया है। 6ठी अनुसूची में जो 6 राज्य है ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जो मेरा राज्य है, इस 6 राज्य के अलावा जो बाकी राज्य हैं जहाँ जनजाति आदिवासी है उसको 5वीं अनुसूची में शामिल करके वहाँ जनजातीय शासन लाया जाता है। इसके साथ अभी फिलहाल 10 राज्य शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, ऐसे करके 10 राज्य हैं। तो इसको 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल किया गया और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। और इसको अनुसूचित जनजाति के लिए लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस मुकदमे या
मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले केशवानंद भारती बाद 1973 24 अप्रैल का मामला था। इसमें 13 बेंच की पीठ थी। इन सब ने मिलकर मूल ढांचे का संकल्पना दिया था। तो मूल ढांचा संकल्पना क्या था? तो संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जो अन्य भाग से महत्वपूर्ण हो रही है संविधान के लिए, देश की शासन व्यवस्था की जरूरी है, इसे भाग को मूल ढांचा कहा गया। वहीं गोलकनाथ बाद हम लोग का आया था 1967 में, जिसमें गोलकनाथ बाद में निर्णय दिया गया था कि जो राज्य है वे संसद जो है विधि द्वारा मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। इसी के उपलक्ष्य में केशवानंद भारती बाद भी आया था। उस समय सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में मूल अधिकार डीपीएसपी इन लोगों के बीच में टकराव चल रहा था, कौन क्या सर्वोच्च है। तो उसी के बीच में बहुत सारा शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह बात से शुरू होते मामला केशवानंद भारती बाद होते हुए मिनर्वा मिल्स बात तक पहुंचा था। मिनर्वा मिल्स बाद हम लोग का कब हुआ था? तो 1980 में। इसमें कहा गया था कि जो मूल ढांचा है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इसे कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और डीपीएसपी को मूल अधिकार के ऊपर तरजीह दी जाती है कि किसी अधिकार को कम या अधिक किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए। तो हम लोग का आंसर इसका होगा केशवानंद भारती बाद बी। चलिए आगे का प्रश्न है 109 नंबर, विभिन्न भारतीय राजनीतिक दल उसका सार कौन किए थे? तो जो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम है, इसका स्थापना हुआ था 1964 में। सीपीआईएम की स्थापना कौन किए थे? एस ए डांगे को इसका अध्यक्ष माना जाता है। स्थापनाकर्ता 1964 में स्थापना किए थे सीपीआईएम। जानवे की ये तो आज़ादी के समय हुआ था। जो 1885 में कांग्रेस का स्थापना पार्टी है, भारत की दूसरी जो पार्टी थी जो अभी तक स्टेबल में है। तो 1925 में एम.एन. राय ने इसका स्थापना किया था। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कांशीराम ने किया था। बीएसपी की स्थापना कांशीराम ने किया था 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभी ममता बनर्जी है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अभी से राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दी जा सकती है? किसी भी सदन को मातृभाषा में बोलने या किसी भी भाषा में, जैसे देखते होंगे शपथ जब होता है तो कोई मैथिली में शपथ लेता है, कोई नेपाली में शपथ लेता है, या किसी भाषा में बोलता है, तो उसको बोलने का अधिकार देता कौन है? तो बोलने का अधिकार सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उसको बोलने का अधिकार देता है। कहता है ये किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 120 के ए के तहत इसको देता है बोलने का अधिकार। और अनुच्छेद 110 के ए में क्या चर्चा है? तो 110 के ए में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया दी गई है कि धन विधेयक कैसे पारित किया जाए। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति पूर्वानुमति के बिना किया जाता है। और ये धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित करता है, राज्यसभा में इसमें सहमति सिर्फ अनिवार्य है। और अनुच्छेद 122 का 2 का संबंध है कि जो संसद के जो अधिकारी है, संसद में जो व्यक्ति है, वह कोई भी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग हो सकता है, क्या किस प्रकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, इसका न्यायालय में रोक नहीं लगेगा या न्यायालय में इस पर चर्चा नहीं होगा। अनुच्छेद 122 चाहते हैं। तो 110 का आंसर मेरा क्या होगा? 120 में कोई भी आदमी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में, मतलब आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से शामिल है? तो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में हम लोग का मुद्रा परिसंपत्ति, सोना, आरक्षण, किस्त, ये सभी सब मेरा शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में यंग हिंडल कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यह भारत का बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला प्रश्न है उत्पत्ति का नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन मेनली होता है कि कोई वस्तु किस देश में बना हुआ है और वो वस्तु कहाँ बना है, उसका नियम, उस पर वस्तु के उत्पादित देश का नाम या उत्पादित राज्य का नाम लिखा जाता है। इसको मेनली व्यापार में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत जो है चीन का एक कोई वस्तु है, उस पर कोई डंपिंग टैक्स लगाता है और डंपिंग टैक्स लगाएगा तो चाहे चीन में कोई एक बल्ब बना वो 100 रुपया में बन गया, या मान लीजिए चीन का एक कोई बल्ब है 50 रुपया में बन गया, भारत में कोई बल्ब है उसको बनाने में 100 रुपया लगा। अब भारत उस बल्ब को मार्केट में उतारेगा तो उसका मार्केट में वैल्यू हो जाएगा 120 रुपये। और चाइना अपना बल्ब लगाया और उसको जो है सो भारत में लाया तो हो जाएगा उसका 20 और 50 रुपया और कुछ चार्ज लगा के 70-80 रुपया में। तो भारतीय बल्ब जो उसके सामने सस्ता हो जाएगा, तो भारतीय बल्ब नहीं बिकेगा। तो इसके लिए भारत सरकार उस पर बहुत सारा एंटी डंपिंग टैक्स लगा देता है, एंटी डंपिंग टैक्स लगा देता है। एंटी डंपिंग टैक्स लगाने में भारत जो है अमेरिका के बाद विश्व में सबसे दूसरे नंबर पे है।
तो एंटी डंपिंग टैक्स लगा देता है। तो भारत का जैसे 50 रुपये हम चीन में बल्ब बना और यहाँ लगा भारत में उस पर एंटी डंपिंग टैक्स 80 रुपया लगा दिया, तो उस बल्ब का दाम हो जाएगा 130 रुपया और भारतीय बल्ब का दाम 120 रुपया। तो भारतीय उद्योग का संरक्षण मिलेगा और भारत का माल सस्ता होकर उससे मिलेगा कंपटीशन को बराबर करने के लिए। लेकिन बहुत सारा देश है भारत का, बांग्लादेश के साथ या आसियान देश है, तो इन सब देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है या उनके साथ भारत कम टैक्स लगाता है। तो चीन या कोई भी देश क्या करे कि भारत अपना माल, जैसे चीन जो है अपना बल्ब उत्पादित करे, बांग्लादेश को बेच दे और बांग्लादेश उस माल को भारत में बेच दे। तो इससे क्या होगा, वो माल हालांकि बना है बांग्लादेश में, चीन में, लेकिन आया बांग्लादेश के थ्रू, भारत में सस्ता हो जाएगा। तो भारत का कहना है कि इसी नियम के लिए भारत कहता है कि रूल ऑफ ओरिजिन लागू होना चाहिए कि माल बना कहाँ, उसके हिसाब से उस पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाएंगे। इसी नियम के खिलाफ भारत RCEP जिसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था 2020-19 में साइन होने वाला, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। जो आसियान प्लस 5 देशों का संगठन था RCEP, तो रूल ऑफ ओरिजिन नियम के कारण ही जो है सो भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें मेनली पता चल गया कि क्या होता है, लिखा रहता है। पहला पर इसमें है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारित मानदंड तय करने में होता है। तो ये बात सही है कि इसका निर्धारित मानदंड तय करने में होता है कि वस्तु कहाँ बना है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों की आमदन किस जगह उत्पाद का कौन सा नियम कौन से तब लागू करने में मदद करेगा कि यह वस्तु कहाँ बना है, इस पर कितना कस्टम ड्यूटी टैक्स लगना चाहिए या फ्री करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसका ऊपर व्यापार संघ के प्रयोजन किया जाता है, ये भी सही है। और इसका महत्व विस्तार से होता है कोई मामलों में कर और प्रतिबंध आयात में, जैसे भारत में कोई चीन का कोई वस्तु भारत में प्रतिबंधित है या उसको आयात नहीं कर सकता, तो ये सब पता हमको कहाँ से मिलेगा, तो वस्तु बना कहाँ है उसी के ओरिजिन के हिसाब से। तो इसका आंसर मेरा 1, 2, 3 सभी कथन सही है मेरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सता है शिशु मृत्यु दर। तो जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष पहले जो बच्चा होता है, 1000 बच्चा पे कितना जीवित जन्म लिया और कितना मर गया, उसके अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहती है। शिशु के जन्म से पहला स्टेटमेंट है, या शिशु से जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना प्रति 10,000 बच्चा नहीं 1000 बच्चा होगा। तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत होगा। यह 1950 में शिशु मृत्यु दर 190 था। 1950 में उच्च मृत्यु दर भी था, उच्च जन्म प्रजनन दर भी था। तो ये हो जाएगा। यह शिशु मृत्यु 2019 में 30 था, ये बात सही है। और अब घट के भारत का शिशु मृत्यु दर कितना हो गया है 28। और कह रहा है कि जो RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैंपल रिजर्वेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर था। नहीं, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर लगभग 45 के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से जो 30 था उससे बहुत ज़्यादा है। बिहार में जो शिशु मृत्यु दर हालिया रिपोर्ट के अनुसार 27 है, तो बिहार का जो शिशु मृत्यु दर है वो अब राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा कि पहला गलत है, 2 और 3 सही है। करा कौन सही है, तो मेरा 2 और 3 सही होगा, तो आंसर मेरा C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न एक उदाहरण है, मानव पूंजी निर्माण के बेहतर। मानव पूंजी मतलब कि कैपिटल इंडेक्स, कोई आदमी कब जाकर किसी आदमी में ज्ञान कौशल रहेगा, साक्षरता रहेगा, क्षमता रहेगा, वो कितना फिट रहेगा, स्वास्थ्य हेल्थ रहेगा, इन सब के द्वारा वो मानव पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए कहता है कि मानव पूंजी अवधारणा में बेहतर व्याख्या करें, सबसे बेहतरीन कौन होगा, ऐसा लोग जिसमें ज्ञान भी हो, कौशल स्तर हो, क्षमता में वृद्धि करने को उसमें सबसे बेस्ट कहा जाएगा मानव पूंजी निर्माण। चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है, दिवाला और शोधन क्षमता यानी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ये कानून 2016 में लाया गया था। यह एक स्थिति को बताता था कि कोई आदमी भारत से पैसा लेके भाग गया, या कोई जैसे एक होता कोई कंपनी कर्ज लिया लौटाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कानून लगाया था दिवाला और शोधन क्षमता। तो दिवाला मतलब होता है कि दिवाला एक स्थिति को बताता है। इसमें कोई आदमी से आप सुनते हैं कि मैं दिवाला हो गया, कोई आपका दोस्त पैसा ले लिया 100 रुपया, कह रहा है कि भाई मैं दिवाला हो गया, नहीं दूंगा। दिवाला मतलब दिवाला एक स्थिति है जिसमें कोई भी कंपनी फर्म बैंक पैसा देने से मना कर देता है। और शोधन क्षमता, आपका दोस्त पैसा नहीं दिया, तो आप कोई कानून लगाए, कोई नियम लगाए कि भाई तुम पे हम नियम कानून लगा देंगे, तुम्हारा संपत्ति को मेरे पास होगा उसको बेच देंगे, उसके हिसाब से हम तुम्हारा पैसा देंगे उस लेंगे। तो क्या है, दिवाला एक स्थिति है कि हम दिवालिया हो गए। और शोधन क्षमता एक कानूनी प्रक्रिया है। यह कानून IBC के नाम से जाना था, जो स्वयं लाया था। शोधन क्षमता तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति में कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों के भुगतान में असमर्थ नहीं। शोधन प्रक्रिया स्थिति है, इस स्थिति को दिवालिया कहा जाता है। दिवाला एक कानून प्रक्रिया नहीं, शोधन एक कानून प्रक्रिया है। शोधन और क्षमता का अवस्था है, जबकि दिवाला निष्कर्ष नहीं। शोधन एक
अक्षमता का अवस्था है। हाँ, सही बात। और ये भी स्टेटमेंट गलत है कि दिवाला जो है हमारा एक स्थिति है और शोधन जो है निष्कर्ष है कि हम तुमसे पैसा लेंगे। तो कौन सही है? तो सिर्फ 4 सही है। इसके लिए एक अलग सा बोर्ड बनाया गया है जो किसी से पैसा तसुलने या उगाही का काम करता है। तो इसके लिए एक जिम्मेदार रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, उसका नाम है IBBI, भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड। तो इसका सिर्फ 4 सही है। चलिए आगे का प्रश्न हमारा है औद्योगिक नीति संकल्प। जब जानते हैं कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में जब भारत में लागू हुआ तो उसमें 1956 में पहली औद्योगिक नीति आज़ादी के बाद 1948 में लाई गई थी, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुई, तो 1956 में लगा था दूसरी औद्योगिक नीति। इसी के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1956 से 61 के बीच में, जिसमें भारी उद्योग को तरजीह दिया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1936 में उद्योग को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला उद्योग ऐसा था इसमें पूर्णतः सरकार का हस्तक्षेप, और दूसरा उद्योग ऐसा था इसमें प्राइवेट और सरकार दोनों है, लेकिन सरकारी उद्योग सरकारी स्थापित करती और निजी कंपनी सिर्फ उसमें और सब काम जो बाकी स्थापना के अलावा जो काम रहती वो करती। और तीसरा छोटे छोटे उद्योग तो जिसको निजी कंपनी स्थापित कर सकती थी। तो औद्योगिक नीति संकल्प में 3 प्रकार के उद्योग बताया गया था। इसी में 1956 में लागू किया गया था। इसको PC महाराज ने इस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। इसी के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का A 1956। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्पादन प्रोत्साहन योजना, PLI योजना, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव योजना होता है कि भारत में भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना। तो यह तो इसका कह रहा है कि यह इसमें कहता है कि कौन सा कथन गलत है ये चूज करना, हमको इसमें गलत कथन चूज करना है। कह रहा है योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे, सही है। यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है, मोबाइल फोन विनिर्माण। इसमें टोटल 14 क्षेत्र को दिया गया, जिसमें कहा गया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों बड़े निवेश का उत्पादन जो प्रोत्साहन को पेशकश करती है, सही है। कहा था कि इस योजना में 2 श्रेणी, कोई श्रेणी से विभाजित नहीं किया गया है। जो कंपनी भारत में विनिर्माण करेगी उसको इसके तहत भाग मिलेगा, तो ये सही है। यह योजना का पात्र 6 वर्षों में, यह अवधि कुछ नहीं दिया गया है। और बिक्री पर औसत CJR कहता है कि 8% वृद्धिशील बिक्री होना चाहिए, इसका कोई नहीं कहा गया है। क्षमता के हिसाब से कोई कंपनी अपना जितना मामला उतना उत्पादन करे। इसके लिए तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है सारा इसमें शामिल किया गया है। तो कहा कि कौन सा कथन गलत होगा, तो मेरा जो है 2 और 3 गलत है और मेरा 1 और 4 सही है। चलिए आगे का प्रश्न है हम लोग का स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है सो मेनली पंचायती राज मंत्रालय के तहत लाया गया था। और पंचायती राज मंत्रालय इसका मुख्य काम था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ज़मीन है उसका सर्वे करना, कहाँ पानी है, कहाँ तालाब है, कहाँ भूमि है, कहाँ मैदान है, कहाँ चारागाह है, ये सब चीज़ का सर्वे करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय स्वामित्व योजना लाया था। तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया था। योजना CORCS नेटवर्क, हाँ CORCS नेटवर्क के तहत लाया गया था। CORCS नेटवर्क होता क्या होता है कि जैसे इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था, उसके तहत कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन बनाए गए थे जो लगातार रिफरेंस के थ्रू काम करते हैं। भारत में लगभग ऐसा 120 स्टेशन बनाए गए हैं जो डेटा लेकर मैपिंग करता है। इसका मतलब क्रॉस रेजोनेंस रिसोर्स शेयरिंग नहीं होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रिसोर्स स्टेशन होता है। तो ये गलत है और पहला गलत है। फिर कह रहा है कि यह भूमि खंडों का नक्शा तैयार करना, ग्रामीण वास्तुकता में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व करना, स्वास्थ्य पालन, तो ये सब नक्शा बनाएगा और इसी के आधार पर जो है राष्ट्रीय भू आधार जमीनों को 14 अंकीय आधार कार्ड, जमीन का जैसे आदमी का आधार कार्ड है उसके जमीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन मेरा गलत है, तो 1 और 3 मेरा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा B। किसी वित्तीय आपातकाल, अब कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, तो आर्टिकल 307 में कहा गया जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी, इसमें हम लोग को सही कथन का चूज करना है कि कौन सा कथन सही है हम लोग का। तो कह रहा है कि राज्य को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत या किसी वर्ग के कर्मचारी को वित्तीय आपातकाल जैसे लागू होगा, सारा शक्ति राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो इसमें किसी वर्ग के वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं, ये कैसा ही है। किसी राज्य मंडल द्वारा पारित धन विधेयक यानी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति विचाराधीन करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है। देश में वित्त आपातकाल लागू है तो कोई राज्य चाहेगा अपने मन से किसी प्रकार का वित्त विधेयक पारित करे तो उसको राष्ट्रपति को अपने पास पहले राज्यपाल भेजेगा, उसको राष्ट्रपति को आरक्षित करने के लिए
जरूरी है। ये कुछ मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों में संबंध में सभी या किसी भी वर्ग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का, हाँ, किसी भी प्रकार कोई भी कर्मचारी है उस सब का वेतन भत्ता कम किया सकता है। राज्य विधानसभा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा भी चाहती है, भी किसी भी कंडीशन में किया सकता है। तो इसका आंसर सिर्फ 2 गलत होगा और 1 और 3 मेरा इसमें सही है। मेरा आगे प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कारक मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान से। मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब हो गया है कि लोगों के पास पैसा अधिक हो गया है, जिससे सामान जो है और वस्तुओं का सप्लाई कम हो गया है, तो वस्तु बाजार में कम उपलब्ध है तो महंगाई बढ़ गया। तो मुद्रास्फीति मतलब सीधा आता है इन्फ्लेशन, महंगाई। सरकारी खर्च में वृद्धि कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सरकार जो है सो लोगों को पैसा भेज दिया, पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, तो सब लोगों के पास पॉकेट में अधिक पैसा खर्च आएगा। कोई सामान 170 रुपया का सामान है, लोगों के पॉकेट में पैसा ज़्यादा सरकार की तरफ से मिल गया है, तो लोग के पास वो सामान 100 रुपया का बिकेगा, 70 रुपया का सामान 100 रुपया में बिकने लगा। लोग पैसा था ले लिया, तो महंगाई बढ़ गया। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुधार। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ गया, सप्लाई हुई नहीं रहा लेकिन मांग बढ़ गया, इस तरह से भी मंदी आ सकती है। तो ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, कहता है मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान से दे सकता है। कुल मांग बढ़ गया, मांग भी कम हो गया और उपभोक्ता खर्च में भी कमी आ गया, तो उत्पादन हो भी नहीं करेगा, उत्पादन नहीं होगा तो मंदी आ जाएगा। कुल मांग कम हो गया, कुल मांग कम क्यों हो जाएगा, तो महंगाई हो गया, बस लोग आदमी खर्च करना कम कर दिए और उपभोक्ता अपना खर्च कम कर दिए, बस मंदी आ गया। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा वृद्धि हो गई, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी हो गया, तो इस कारण से भी जो है सो हमारा मुद्रा मंदी आ सकता है। तो इसका आंसर हम लोग का उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर बच्चा आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 2023 कैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है कि निजी क्षेत्र में कम भागीदारी, इसमें कमी किसके हित में। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हमको FDI के बारे में बताना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कोई कंपनी भारत में कोई अपना नया उद्योग धंधा स्थापित करेगा, विदेशी कंपनी उसमें शेयर खरीद, मतलब उसमें कोई अपना हिस्सा खरीदेगा, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी का इसमें कमी है नहीं, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम नहीं आई है, इसमें कमी है, कमी तो आई है लेकिन निजी क्षेत्र कम भागीदार का कमी है ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्र का भागीदारी बढ़ा ही है, लेकिन कमी होने का बहुत सारा रीजन भी है। तो कह रहा है कि महामारी के पहले स्तर तुलना इसमें वृद्धि हुई है। तो कह रहा अभी के इसमें कह रहा कि महामारी के पहले स्तर में समझ लिया, महामारी के पहले सालाना मान लीजिए 120 बिलियन डॉलर होता था FDI भारत में, मान लीजिए 1 साल में एग्जाम्पल। अब हो सकता है कि कह रहा है कि महामारी के बाद इसमें तुलना अब हो सकता है 140 बिलियन डॉलर होने लगा, ऐसा नहीं, महामारी के पहले स्तर पे नहीं आया। कह रहा है टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह सुधार होने का नहीं, वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें 23 बढ़ोतरी नहीं। ये सब उस समय जब 2023 का इकोनॉमिक सर्वे पड़ेगा तो उसमें बताया गया था किस क्षेत्र में कितना कमी होगा। हाँ, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति तो उस समय सबसे मेन जिम्मेवार था, जिस समय FDI के कारण उसमें कमी आई थी। तो हम लोग का आंसर इसमें हो जाएगा चलिए ये प्रश्न है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या। इस क्वेश्चन को भी PSC ने डिलीट कर दिया था। चलिए आगे का प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय। केंद्र सरकार का जो व्यय होता है वो 2 प्रकार का व्यय होता है, एक होता है योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय मतलब हुआ ऐसा व्यय जो सरकार किसी योजना के लिए कर रही है, जैसे बिहार सरकार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई, जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना आया है, मनरेगा योजना है, अटल पेंशन, या कोई भी योजना के मतलब अटल भूजल योजना है, किसी भी योजना के लिए जो व्यय रहता है उसको योजनागत व्यय कहा जाता है। और गैर योजनागत व्यय ऐसा व्यय हुआ जो सरकार के लिए जरूरी है और लेकिन ये किसी योजना पे खर्च नहीं हो रहा है। ऐसे योजनागत व्यय में हो गया कि तो किसी को हम ऋण लिए हुए, कर्ज लिए तो उसका ब्याज देंगे, किसी का पेंशन देंगे, किसी को हम वेतन देंगे, तो ये सब मेरा हो जाता है गैर योजनागत व्यय में। इसके तहत हम लोग को गैर योजनागत व्यय में शामिल करते हैं। और तो इसमें कहा जाता है कि गैर योजनागत व्यय में कौन है, तो ब्याज पर भुगतान, यही इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तो योजनागत व्यय हो गया, कृषि पर विभाग ये भी योजनागत व्यय हो गया, सिर्फ ये नंबर मेरा आंसर होगा। आगे का आंसर एक प्रश्न है मेरा, वैश्वीकरण और भारत में इसके प्रभाव। भारत विश्व की यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। कहता है कि इसमें से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में
सही नहीं है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार क्या सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। कह रहा है कि भारत में निर्यात इतना बढ़ गया है कि आयात से भी ज़्यादा हो गया है। तो नहीं, आयात भारत में अभी भी ज़्यादा है और निर्यात भारत में भी कम है। भारत का वैश्विक निर्यात मात्र 1 से 2% हिस्सेदारी है ये अभी वर्तमान समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है, बाकी ए और बी मेरा सही है। आगे क्या, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे मामले में आप हमको बताना है। अगर कि इसमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि महामारी के वित्तीय वर्ष के दौरान 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2% सही बात है। वित्त जो बजट उस समय आया था उसके अनुसार जो भारत का राजकोषीय घाटा था वो 9.2% पहुँच गया था। अभी भारत का राजकोषीय घाटा कितना हो गया है, तो 4.9% के आसपास भारत का इस वित्त बजट में घोषणा किया गया है। कह रहा है कि भारत का 22 का राजकोषीय घाटा कम होकर सरकार के उत्पाद का 7.7% हो गया। गलत है, 9.2% हो गया लिखा हुआ है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हुआ है। गलत है, राजस्व संग्रह हमारा लगातार बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो पहले हम इस बार जो हमारा कुल राजस्व संग्रह है वो 48.1, मतलब बजट के पिछले हिसाब से पिछला बार 33.1 लाख करोड़ था, उससे पहले 26.1 लाख करोड़ था। हमारा राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है। तो इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, बाकी 2 और 3 गलत हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग का है 1857 के विद्रोह का विफलता के क्या कारण थे। 1857 का विद्रोह क्या हो गया था, तो भारत की हालांकि सेना मजबूत थी लेकिन अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता सर्वोच्च थी। विद्रोह के पास कोई कृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं था कि सब लोग अपने अपने पक्ष के लग रहे थे। झांसी की रानी का उसको सत्ता चला गया था, राजकुंवर सिंह की जमींदारी चली गई थी, नाना साहब को पेंशन, तो सबका अलग अलग मामला था, किसी को सत्ता बताना था, सबका अलग मामला था। तो कोई एक विचारधारा नहीं था, कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, कहाँ कब स्वागत करना है। और समाज के सभी वर्गों का समर्थन, जो शहर के पूंजीपति वर्ग थे या कुछ राजा थे वो लोग इसमें अंग्रेज का समर्थन नहीं दिए थे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सभी, इसका आंसर सही है। चलिए आगे आंसर, बिहार का पहला रसोईया कौन था 1917 में, तो आप लोग जानते हैं बत्तख मियाँ जब गांधी जी आए थे तो उसको जहर देने का काम बांटा गया था, लेकिन उन्होंने खुद जहर, कहा जाता है खुद जहर पी लिया, लेकिन गांधी जी को नहीं मान दिया। इसका आंसर बत्तख मियाँ होगा। इलाज का क्वेश्चन होगा है कि 1937 में बिहार में बकास क्या होता है। जमीन होता है 2-3 तरह की। एक जमीन हुआ सरकारी जमीन, एक हो गया निजी जमीन, और एक जमीन ऐसा हुआ जो सरकार के नक्शा में नहीं है, कहीं पड़ा हुआ है, वैसे जमीन को बकास जमीन हम लोग कहते हैं, बकास जमीन। और यह जमीन पे कोई लोग बुन जोत के खाते रहता है। कहता है बकास जब आंदोलन को उस समय कहा गया था कि इस बकास जमीन को किसान को कर दिया जाए, जिससे उस पर अपना खेती किया जाए और उस पर रहे, तो उसके लिए कहा गया था, आंदोलन चलाया गया था स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। पीर अली खान 1857 में पुस्तक विक्रेता थे जो भाग लिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती विद्रोह की ओर लौटे। जयप्रकाश नारायण जो है आजाद दस्ता गठन 1942 क्रांति में किए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और इसी के आधार पर आपातकाल के दौरान इन्होंने बाद में जेल से निकलने पर संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कौन घटना कब हुआ था कहना है, तो सबसे पहला मेरा है होम रूल आंदोलन 1917 में। अमेरिका में इसको मैडम ब्लेसकी शुरू किए थे और भारत में इसको होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट और तिलक जी शुरू किए थे। तो 1917 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। पार्लियामेंट 1909 में हुआ था। तो इस हिसाब से मेरा आंसर 2, 4, 1, 3 होगा। अगला है लॉर्ड लिटन लिखित में किससे संबंधित नहीं थे। तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 के बीच में था। 1876 से लेकर 1880 इसी बीच में उन्होंने स्ट्रेचिक कमीशन बनाया था। यह अकाल आयोग था। अकाल आया था बंगाल सहित भारत के कई भागों में, तो अकाल के गठन के लिए स्ट्रेची आयोग गया था। 1876-77 में इसका गठन किए थे। शस्त्र अधिनियम लाया था, ये भी जानबे करते हैं। बर्नोकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था बाद में, यह भी जिसको लॉर्ड रिपन जो है कर दिया था। और इल्बर्ट बिल आया था 1883-84 में। इस समय 1883-84 में इल्बर्ट बिल जब आया था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल क्या था, तो जो भारतीय न्यायपालिका था उसमें जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को श्रेष्ठ नहीं समझते थे, लोअर कैटेगरी समझते थे। तो उसमें निर्णय था कि जो अंग्रेज थे तो उसका अंग्रेजी न्यायाधीश ही फैसला करेंगे, लेकिन इल्बर्ट बिल में था कि भारतीय भी अगले अंग्रेजों को फैसला लेकर निर्णय दे सकते थे। इसके लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल।
प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद, अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि दो हुआ था। पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को, इसमें शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें कहा गया था कि अंग्रेज जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी प्राप्त कर लेगा और जो शाह आलम द्वितीय उसको कड़ा, मणिपुर और इलाहाबाद जिले का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही साथ 26 लाख रुपया वार्षिक कर भी कौन तैला शाह आलम द्वितीय देगा अंग्रेज को। और उसका दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुआ था 16 अगस्त 1765 को। शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उसमें कहा गया था अवध का नवाब कोई बाह्य संधि नहीं करेगा और उसमें अवध के नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। सुगौलिक संधि गोरखा और भारत में, गोरखा जो नेपाली थे और भारत के बीच हुआ था 1816 ईस्वी में। इसमें जो काली नदी निकलती है उसको भारतीय और नेपाल के बीच सीमा रेखा घोषित किया था। उसी के विचार का भी देखते होंगे लिम्पिया, धोरा, काला पानी और लिपू लेक के बीच में जो विवाद चल रहा है, सुगौली संधि के नक्शा को नेपाल मानने के लिए तैयार नहीं है। बेसिन की संधि हमारा जो है वो हुआ था 1802 ईस्वी में, मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और जो सालबाई की संधि थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1782 में हुआ था उसके बाद हुआ था 1782 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग और महादावजी शिंदे की तरफ से, मराठा की तरफ से महादावजी शिंदे थे और अंग्रेज की तरफ से वारेन हेस्टिंग थे। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 1632 में। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का है 133 नंबर। निम्नलिखित में किस आंदोलन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सहारा और सहयोग के रूप में लिया था। सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल जो अंग्रेजों मतलब मजदूरों के साथ में थे, तो उसमें अहमदाबाद हुआ था। रोयल एक्ट 1919 में हुआ था। ना दलील ना कानून, जाहिर गिरफ्तारी का आदेश था। इसी के आधार पर लाला लाजपत राय से खुद के प्रदर्शन कर रहे थे कि गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोयल एक्ट सत्याग्रह था। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। जो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। तो ये हो गया मेरा असहयोग आंदोलन। इसका आंसर मेरा हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। अगला है कि बिहार में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण निर्णय देने वाले योगदान था, सब नेता योगदान देता था। इसमें बिहार केसरी किसे कहा जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबू कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और दो बार ये राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है बिहार के श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म मुंगेर में हुआ था और बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी थे। और बिहार में एक पुल बना है जो मुंगेर में गंगा में एक तरफ मुंगेर और एक तरफ बेगूसराय जिला को जोड़ता है। इसको कृष्ण सेतु कहा गया है जो गंगा नदी पर बना हुआ है मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में ईस्वी में हुआ था, कहा रहा है कि इसमें क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो इसमें कहा कि महात्मा गांधी ने चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया था, गलत है। राज्य में सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया, मार्शल लागू कर दिया गया था। चंपारण कृषक समिति का गठन हुआ था, ये सही है। चंपारण कृषक समिति स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं किया गया था, ये गलत हुआ। चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जॉर्ज सलाइमन थे और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे। उसमें नीलाहा जो तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाया गया था, तिनकटिया व्यवस्था गलत माना गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। जो अंग्रेज अधिक लगान वसूल किए थे उसका 25% अंग्रेजों तो गांधी जी को वापस करने का निर्णय लिया गया था। इस बार 69th बीपीएससी मेंस में प्रश्न भी था चंपारण आंदोलन का क्रिटिकली एनालाइज करें। तो उसमें यही क्रिटिकली एनालाइज होगा कि गांधी जी ने मात्र 25% कर का मांग किया था, जबकि वो चाहते थे 100% भी मांग सकते थे। लेकिन उस समय अंग्रेज हमारा 25% भी बात मान लिए रिटर्न करने का, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंपारण कृषक समिति का स्थापना किए थे, जॉर्ज सलाइमन इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे का प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ईस्वी में किए थे, जिसको इंडियन सर्वेंट सोसाइटी कहा था। तब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किया था 1839 ईस्वी में। ये जो है ब्रह्म समाज बना था, उसी से अलग होकर तत्वबोधिनी सभा बना था। फिर भारतीय ब्रह्म समाज बना था, आगे जाके ब्रह्म समाज बाद में की आत्मीय सभा राजा मोहन जैन 1815 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। तो इसका हमारा 136 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए।
136 का ए। चलिए आगे का प्रश्न है, अंबाई स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये अंबाई बाई कहाँ की थी, तो ये कर्नाटक की रहने वाली थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आगे का प्रश्न 138 में इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। इसमें लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिक्स थे। इसमें जेएफ एंड्रूज नहीं थे। इसी कैबिनेट मिशन के निर्णय के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन नहीं थे, जे एंड्रू नहीं थे, इसकी जगह स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया आंसर। तो ये मेरा सही है। आगे का क्वेश्चन है सुरक्षा बल सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। ये रक्षक लाला लाजपत राय ने दिया था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत क्या है, तो अंग्रेज लाला लाजपत राय का तर्क था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों जो 1880 से 90 के बीच का दशक था, 1900 ईस्वी के बीच का दशक, उसमें बंगाल सहित पूरे भारत में फिर से क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। तो उसमें देखते होंगे बंगाल में बहुत सारे आंदोलन संगठन बनने लगे थे। तो लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेज जो है डफरिन का जो उपज था कि उन्हें सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत कहा कि हम लोग एक संगठन गठन कर देते हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और वही जो है भारत में मांग करेगा, राजनीतिक सुधार की मांग करेगा और इससे आंदोलन को दबाया जा सकता है और हमारे दिनों तक शासन कर सकते हैं। ये लाजपत राय का तर्क था और इसी को सुरक्षा वाल्व सिद्धांत कहा गया, लाजपत राय कहे थे। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बार मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार को सबसे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन 1931 में मांगा गया था और इसको अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसमें जो है जो कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया था। इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे 1907 के सूरत भेजा और गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। इसमें जो है सो विधायिका में प्रवेश लेने और ना लेने के बीच में मतभेद हो गया था। तो इसी के आधार पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग जाके 1923 में स्वराज पार्टी गठन कर लिए थे, जो गया अधिवेशन में ही मतभेद हुआ था। बिहार में 2 अधिवेशन हुआ, 1912 में पटना, 1922 गया में, और एक झारखंड में हुआ था, उस समय साथ था रामपुर में। चलिए आगे हम लोग का लास्ट प्रश्न था। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। हम ये इसी तरह आगे ही कोशिश करेंगे और फिर सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ साथ करेंट अफेयर्स का भी तैयारी करने के लिए। चलिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।